तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है अपना, और ये चैप्टर है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और ग्लूकोज की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है ग्लूकोज की संरचना। पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, खुली श्रृंखला संरचना, और फिर एक इसकी वलय संरचना है, रिंग स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज। ओके, तो देखो बच्चों, अपन ने देखा था ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज में कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है ना, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, 6 कार्बन की चेन है। तो इन सब रिएक्शंस के बेस पर, आधार पर ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना दी गई। कौन सी संरचना दी गई? खुली श्रृंखला संरचना। ठीक है, जिसमें कार्बन की जो 6 कार्बन की चेन है उसको एक खुली श्रृंखला में व्यक्त किया गया, जिसके पहले कार्बन में क्या होता है, CHO ग्रुप, दूसरे से लेके 5वें कार्बन तक इस तरह से 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, CHOH, और लास्ट कार्बन में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH। इस तरह इस संरचना से ग्लूकोज में एल्डिहाइड के समूह की उपस्थिति, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की स्थिति, है ना, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो 4 है उनकी उपस्थिति, इन सब का एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। और जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी हैं, तो ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो OH है, ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे के वो अपोजिट है, चौथे और 5वें में एक ही फेस में है। तो ये अभी आपको याद रखना होगा कि ग्लूकोज में कौन सा OH किस डायरेक्शन में है, क्योंकि इनके भी डिटर्मिनेशन की मेथड्स हैं और वो हमें डिस्कस नहीं करनी। अब आता है जो खुली संरचना दी गई, खुली श्रृंखला संरचना, इसके क्या विरुद्ध प्रमाण मिले। तो देखो, पहला है कि जब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की सभी अभिक्रियाएं मिलनी चाहिए। जैसे सोडियम बाइसल्फाइड होता है तो एल्डिहाइड हो या कीटोन इससे एडिशन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज ये एडिशन नहीं करता। एल्डिहाइड या कीटोन्स हो, है ना, अमोनिया से प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं करते। RMGH से कोई रिएक्शन नहीं होती ग्लूकोज की, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स बनाते हैं। इसी तरह सिर्फ अभिकर्मक से कोई क्रिया ना करना, है ना। तो एक तो ये है, इसी तरह ग्लूकोज के अल्फा और बीटा 2 रूपों का पाया जाना, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं बताया जा सकता बच्चों। ग्लूकोज में एक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है, मतलब ये है कि जब किसी भी प्रकाश सक्रिय यौगिक का विशिष्ट घूर्णन कोण समय के साथ अगर बदल जाता है उसकी विलयन अवस्था में, तो इसे बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। तो ग्लूकोज में ऐसा क्यों होता है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो समूह तो फिक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ग्लाइकोसाइड का बनना, ग्लूकोज मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल इनके साथ ग्लाइकोसाइड बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ ग्लाइकोसाइड बनाता है। तो इस तरह से, और वो भी ग्लाइकोसाइड अल्फा और बीटा 2 रूपों में मिलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का हल जो है खुली श्रृंखला संरचना से नहीं किया जा सकता बच्चों। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की केवल खुली श्रृंखला संरचना नहीं पाई जाती। अगर ये केवल होती खुली श्रृंखला संरचना तो ये सारे गुण, ये सारे ऑब्जेक्शन नहीं आने चाहिए थे। तब ग्लूकोज की एक वलय संरचना दी गई और इसे बोलते हैं पायरेनोस संरचना, हावर्थ स्ट्रक्चर। इसे साइंटिस्ट हावर्थ ने दिया था। और ये पायरोन होता है, सॉरी पायरेन, उससे मिलती है। पायरेन में 6 सदस्यीय विषम चक्रीय रिंग, ऑक्सीजन युक्त वाली रिंग होती है, जो ग्लूकोज में भी दिखाई देती है। तो देखो ये कैसे बनती है वलय संरचना। हावर्थ के अनुसार ग्लूकोज में ये तो है पहला कार्बन, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये क्या है बच्चों छठवां। मैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बनाया है। तो इसमें हावर्थ के अनुसार ग्लूकोज के पांचवें कार्बन का जो OH है वो फर्स्ट कार्बन के CHO समूह के साथ रिंग बना लेता है, हेमी एसिटाइल समूह में बदल जाता है एल्डिहाइड। मतलब इस तरह से अपन ने पढ़ा है ना, हेमी एसिटाइल और एसिटाइल, कि जब एल्डिहाइड 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हम उसे बोलते हैं हेमी एसिटाइल, और जब 2 मोल अल्कोहल से रिएक्शन कर ले तो एसिटाइल बनाते हैं। अगर हम इस OH की भी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से करा दें तो फिर वो एसिटाइल कहलाएगा। तो इस तरह से पायरोन जो होता है उसके जैसे ही ये यहाँ पर चक्रीकरण दिख रहा है कि यहाँ से OH जो पांचवें कार्बन का है उसका H तो जुड़ गया ऑक्सीजन से और O जुड़ गया कार्बन से, और इस तरह से एक 6 सदस्यीय ऑक्सीजन युक्त वलय बनती है जो कि पायरेन के जैसा है, और इसीलिए इसको बोला गया है ग्लूकोपायरेनोस या पायरेनोस स्ट्रक्चर। सारे ग्रुप जहां हैं जैसे हैं खुली श्रृंखला में वो वैसे रखे गए हैं। जो समूह नीचे की तरफ है, या ये कहें कि खुली श्रृंखला संरचना में जो राइट हैंड साइड में होते हैं, ध्यान रखें उन्हें वलय संरचना में नीचे की तरफ दर्शाया जाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे वलय संरचना में ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है। जैसे आप खुली श्रृंखला संरचना में देखो C2 कार्बन का जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, C3 का जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 और 5 में देखो अपर राइट है। तो यहां देखो जो राइट में है उन्हें नीचे दर्शाया गया, जो लेफ्ट में है उन्हें ऊपर दर्शाया गया। जैसे तीसरे कार्बन का लेफ्ट में था तो मैंने ऊपर दर्शाया, फिर राइट में था तो नीचे आ गया। ये राइट में ही होता है OH, इसलिए नीचे की तरफ होता है जो कि चक्रीकरण कर लेता है। तो इस तरह से तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, पहला कार्बन 1 नंबर का, जैसे ही चक्रीकरण हुआ तो ये एसिमेट्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है? कायरल। क्या हो गया? कायरल। तो देखो 4 कार्बन कायरल तो ऑलरेडी थे इसमें, C2, C3, C4 और C5, ये 4 कार्बन कायरल थे ग्लूकोज में ऑलरेडी। जब तक कि ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का तब तक इसमें 4 कायरल कार्बन थे। और जैसे ही इसने रिंग बना ली हेमी एसिटाइल, ये जो समूह है बच्चों ये वाला है ना, इसको बोला जाता है हेमी एसिटाइल समूह, और ये हेमी एसिटाइल कायरल हो जाता है। क्या हो जाता है? कायरल। और कायरल हो जाने से हम जानते हैं कि ऐसे कार्बन में जो है 2 रूप उत्पन्न हो जाते हैं, एक, ठीक है। तो यही कायरल कार्बन जो C1 है इसके 2 विन्यास हो जाते हैं इस कार्बन में समूहों के। जब ये OH नीचे की तरफ होता है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा, और ये D+ ग्लूकोपायरेनोस। ये D+ क्या है मैं आगे बताऊंगा, प्लस तो ये बता दूं, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को बता रहा है, अल्फा इसके लिए बोला है। D आगे हम बताएंगे कि ये क्या है D। और जब ये OH आप ऊपर कर दें इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया OH, तो यही बन गया क्या? बीटा D+ ग्लूकोपायरेनोस। कहीं और कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब एक ही मोनोसैकेराइड, समझ गए ना, एक ही मोनोसैकेराइड मतलब अलग अलग रूप नहीं है, एक ही मोनोसैकेराइड के जब किसी एक कार्बन में, वो भी हेमी एसिटाइल कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन जब अलग अलग होता है तो इससे जो 2 आइसोमर बनते हैं हम उसे बोलते हैं एनोमर्स। तो ये ग्लूकोज का अल्फा रूप और ग्लूकोज का बीटा रूप, ये है एनोमर्स। और जिस कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन विन्यास के कारण ये दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं उस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। ध्यान रखें कंपाउंड एक ही होगा, मतलब ग्लूकोज ही होगा। तो ग्लूकोज के एक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन बदल गया तो ये बन गए क्या? एनोमर्स, और इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये बता दो बच्चों कि ये जो रिंग है 6 सदस्यीय ऑक्साइड वाली जो रिंग है, ये बेसिक मीडियम में टूट जाती है लेकिन एसिडिक मीडियम में ब्रेक नहीं होती, या किसी भी दूसरे मीडियम में ब्रेक नहीं होती। और यही कारण है कि बेसिक मीडियम में CHO ग्रुप फिर से फ्री हो जाता है। मतलब अगर हम यहां पर क्या कर दें बेसिक मीडियम, तो ये जो बेसिक मीडियम है इसको क्या कर देगा? रिंग को तोड़ देता है, और इस तरह से ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाता है जिससे CHO फ्री हो जाता है। और फ्री होते ही ये एल्डिहाइड समूह के रासायनिक गुण दर्शाने लगता है। अब क्या होता है यहां बता दूं
कि जब हम NaHSO3 लेते हैं तो यहां बेसिक मीडियम नहीं होता, अमोनिया लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, सिर्फ अभिकर्मक लेते हैं तो यहां पर बेसिक मीडियम नहीं होता। ऐसे में जो हेमी एसिटाइल ग्रुप है ये ब्रेक नहीं होता और एल्डिहाइड समूह को फ्री नहीं करता, और यही रीजन है कि ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो इन अभिकर्मकों से कोई रिएक्शन नहीं करता। दूसरा ग्लूकोज के दो रूपों में पाया जाना, तो आप अभी समझ गए कि हेमी एसिटाइल रिंग जो है ग्रुप बनते ही ये असम्मित हो जाता है, कायरल हो जाता है, और कायरल समूह के दो विन्यास हो जाते हैं, इनमें से एक है अल्फा और एक बीटा। तीसरा है कि टॉलेन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, है ना, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इस मीडियम में ये जो बलय है ये टूट जाती है, हेमी एसिटाइल बलय बेसिक मीडियम, जिससे CHO ग्रुप फ्री हो जाता है, और फ्री होते ही वो टॉलेन रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन इनको रिड्यूस कर देता है, समझ गए ना, जिसके कारण ही ग्लूकोज में इस तरह से ग्लूकोज के परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन मिलना, तो ग्लूकोज के ये दोनों रूप एक दूसरे में बदल सकते हैं और बदलने लगते हैं। अगर जलीय माध्यम रखा जाए तो ऐसा होने लगता है, और यही कारण है कि इन दोनों रूपों के विशिष्ट घूर्णन कोण अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ही परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है। मैं आगे भी बताऊंगा। ग्लाइकोसाइड का बनना, तो हेमी एसिटाइल का जो ये OH है ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस तरह से ग्लाइकोसाइड बना लेता है एसिडिक नेचर के कारण। तो इस तरह से ये है ग्लूकोज के दो रूप। तो यहां लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा ग्लूकोपाइरेनोज एक दूसरे के समवयवी होते हैं और ये एनोमर्स कहलाते हैं, तथा जिस कार्बन में हेमी एसिटाइल कार्बन विन्यास भिन्नता के कारण एनोमर बनते हैं उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये कायरल होता है। ये समवयवी एक ही मोनोसैकेराइड अणु के होते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड नहीं बदलेगा। दूसरा लिखा है कि क्षारीय माध्यम में ग्लूकोज की इपो ऑक्साइड बलय टूट जाती है, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त 6 कार्बन की या 6 परमाणुओं की बलय है उसे बोलते हैं इपो ऑक्साइड बलय टूट जाती है, तथा हेमी एसिटाइल समूह पुनः मुक्त एल्डिहाइड समूह में बदल जाता है, जिससे फैलिंग सॉल्यूशन टॉलेन अभिकर्मक में क्षारीय माध्यम में मुक्त एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं करता है। तो टॉलेन अभिकर्मक इस मुक्त समूह से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए फैलिंग विलयन टॉलेन अभिकर्मक में क्षारीय माध्यम में, ठीक है, माध्यम अभिकर्मक के क्षारीय माध्यम, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अभिकर्मक के क्षारीय माध्यम में मुक्त एल्डिहाइड समूह क्रिया कर लेता है। C1 कार्बन में हेमी एसिटाइल समूह उत्पन्न हो जाने के कारण यह असम्मित हो जाता है। तो अभी आपने देखा जब तक CHO था तो वो असम्मित नहीं था, लेकिन C1 में हेमी एसिटाइल समूह बनते ही वो क्या हो गया, असम्मित हो गया, जिससे ग्लूकोज के दो रूप बन जाते हैं, अल्फा और बीटा। तो इस तरह से वो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती। तब ये हेमी एसिटाइल बलय वाली संरचना बताई गई है इस तरह से। अब हम आते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटर में प्रकाश सक्रिय समवयवी के विशिष्ट घूर्णन कोण के मान में समय के साथ परिवर्तन को बोला गया है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। मतलब यह है कि अगर कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक का विशिष्ट घूर्णन कोण समय के साथ बदल जाता है, हालांकि ये बदलना नहीं चाहिए रूल के अनुसार, लेकिन ये बदल रहा है, तो हम इसे बोलते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये एनोमर्स में मिलता है, अर्थात ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म। ऐसा इसलिए होता है बच्चों की अगर ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया जाए तो ग्लूकोज पहले ओपन चेन में कुछ खुल जाता है और फिर किस फॉर्म में बदल जाता है, बीटा फॉर्म। तो सॉलिड स्टेट में अल्फा फॉर्म स्टेबल है, जबकि जो एक्वस कंडीशन है उसमें बीटा फॉर्म स्थित ज्यादा स्टेबल है। अब इसका रीजन बच्चों जो है वो साइक्लोहेक्सेन के जैसे ही रिंग को लेके समझाया गया है, वो काफी बड़ा डिटेल में है मैटर, वो हमें अभी यहाँ जरूरी नहीं है जब बता पाना। तो यहाँ ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कोण है 112 डिग्री, और जब तक ये सॉलिड है तब तक ये इसी फॉर्म में मिलता है। जैसे आपने पानी में घोला ये बीटा फॉर्म में बदलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा शो करता है बीटा फॉर्म देन अल्फा फॉर्म के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें सारे OH जो समूह है वो कहाँ आ जाते हैं बच्चों, एक्सियल पोजीशन में, और वो और बहुत अच्छे से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि H2O इक्वाटोरियल पोजीशन से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो जैसे ही एक्वस मीडियम में बना ग्लूकोज का ज्यादा परसेंटेज हो जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ 36% बचा और यहाँ 64%, और लगभग ओपन चेन में 0.2% ही बचता है।
और इस पूरे साम्य, जब इसमें साम्य अवस्था लागू हो जाती है तो इस साम्य मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन कोण हो जाता है 52.5 डिग्री। तो इस तरह से जो है ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि ये अल्फा और बीटा फॉर्म में बदलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में और एक्वस मीडियम में दोनों रूपों की स्टेबिलिटी में अंतर आ जाने के कारण ही जो है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है। सभी अपचायक शर्कराओं में हेमी एसिटाइल समूह होते हैं, अतः ये सभी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है इसमें कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनमें भी हेमी एसिटाइल पॉसिबल है, मतलब जितनी शर्कराएं अपचायक शर्कराएं हैं उनमें हेमी एसिटाइल बनेगा और हेमी एसिटाइल के समूह त्रिविम में बदलते रहते हैं, इसीलिए उनके विशिष्ट घूर्णन मान बदलते हैं और वो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं। तो इतना सा ये काम का क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि कौन सी अपचायक शर्कराएं हैं तो उनमें परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन मिलेगा आपको। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, इसके अलावा सुक्रोज छोड़ दें तो इसके माल्टोज है, लैक्टोज है, इनमें भी मिलता है ये। ओके, अब एक और टर्म आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में, इपीमर। इपीमर में क्या होता है बच्चों की विभिन्न मोनोसैकेराइड समावयवी जिनके किसी एक कार्बन में विन्यास भिन्न हो, इपीमर कहलाते हैं। देखो एनोमर्स एक ही मोनोसैकेराइड होता है, उसके एक कार्बन में विन्यास में भिन्नता मिलती है, ठीक है, तो वो बनते हैं एनोमर्स। लेकिन अलग अलग मोनोसैकेराइड अणु जिनके किसी एक कार्बन में क्या दिखे आपको, विन्यास की भिन्नता दिखे, तो वो है इपीमर। जैसे देखो गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये है OH इस तरह से। मैनोज में देखो आप जो OH है उसका डायरेक्शन बदल गया है, दूसरे कार्बन में दिख रहे हैं आप, भिन्नता दिख रही है कि अगर आप अच्छे से देखें तो दूसरे कार्बन में आपको भिन्नता दिखेगी, है ना, कि ग्लूकोज में OH दूसरे कार्बन का नीचे की तरफ है जबकि इसका ऊपर की तरफ। और अगर हम गैलेक्टोज में चले जाएं तो कंपैरिजन करो आप ग्लूकोज से कि ग्लूकोज के चौथे कार्बन में अगर विन्यास बदल जाता है तो बन जाता है गैलेक्टोज। तो इस तरह से ये सब क्या है बच्चों, इपीमर। समझ गए ना, एनोमर और इपीमर में डिफरेंस समझना है। इपीमर में मोनोसैकेराइड अलग अलग होते हैं जबकि एनोमर्स में एक ही मोनोसैकेराइड होगा, उसका अलग कोई मोनोसैकेराइड नहीं है, बस उसमें हेमी एसिटाइल कार्बन का विन्यास भिन्न हो जाता है। मोनोसैकेराइड के प्रकाशिक समावयवी निकालने आते हैं, तो मोनोसैकेराइड के प्रकाशिक समावयवी निकालने में इनके समावयवी प्रकाशी सक्रिय होते हैं। ये बता दूं कि मोनोसैकेराइड हो या जो भी है, अगर वो प्रकाशिक सक्रिय है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, तो वो सभी के सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, कोई भी मीजो रूप इनमें नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह से सभी, और समावयवियों की संख्या निकालनी है, प्रकाशिक सक्रिय समावयवी तो 2 की पावर n, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ना हो, जहां n है असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या। ग्लूकोज में खुली श्रृंखला संरचना में अगर आप देखोगे तो 4 असममित या कायरल कार्बन दिखते हैं, अतः प्रकाशिक समावयवी कितने बन जाएंगे, 16। और ग्लूकोज की वलय संरचना में देखो आप तो आपको 5 कार्बन दिखेंगे एसिमेट्रिक। देखो कौन कौन से 5, 1 2 3 4 और ये है 5। तो इस तरह से 5 कार्बन, चाहे वो मैनोज हो, गैलेक्टोज हो या ग्लूकोज, इनमें 5 रिंग संरचना में 5 जो है कायरल कार्बन है, और इन्हें इसलिए इनके प्रकाशिक सक्रिय रूप होंगे 32। बात क्लियर है। तो यहां तक ये है ग्लूकोज के बारे में। फिर हम आ जाते हैं फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर जो है, लिबोलोज बोलते हैं। ये बहुत ही मीठी शर्करा है, ग्लूकोज से लगभग 3 गुना ज्यादा मीठी और सुक्रोज से लगभग 2 गुना। बनाया कैसे जाता है, तो सुक्रोज से बनता है। ये सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और फिर CO2 पास करने से कैल्शियम कार्बोनेट हट गया और फ्रक्टोज प्योर स्टेट में हमें मिल जाता है। एक होता है इनुलिन जो स्टार्च जैसा ही दिख रहा है, तो इनुलिन जो है फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, उसको हाइड्रोलाइज किया जाए तो हमें फ्रक्टोज मिल जाता है। जैसे स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है, जस्ट इनुलिन से फ्रक्टोज। प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो अगर आप फ्रक्टोज की संरचना के बेस पर देखें तो फ्रक्टोज में 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप,
3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और एक कीटो ग्रुप है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। एक तो बन गया ग्लाइकोलिक एसिड और एक बन गया ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। HI से रिडक्शन करा दे तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है जो ग्लूकोज जैसा है, समझ गए ना। इसी तरह से हेमी एसिटाइल अगर हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दें तो इस तरह से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है जो ये फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनता है जो ये बताता है कि फ्रक्टोज में 5 OH ग्रुप है। HiO4 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो आप देखो मैंने आपको बताया था कि CH2OH का फॉर्मल्डिहाइड में चेंज आएगा, CHOH का फॉर्मिक एसिड में चेंज आएगा और CO ग्रुप का CO ग्रुप। तो इस तरह से अगर हम फ्रक्टोज का पर आयोडिक ऑक्सीडेशन कराएं तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 3 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल क्या बनेगा CO2, जो ये बताता है कि इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक क्या है CO। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम फ्रक्टोज को रिड्यूस करते हैं तो इस तरह का जो CO समूह है सेकेंडरी कार्बन ये वाला, ये रिड्यूस होगा और एसिमेट्रिक हो जाएगा और एसिमेट्रिक हो जाने के कारण इसके 2 रूप बन जाते हैं और इसलिए कहलाता है एक सॉर्बिटॉल और एक क्या मैनिटॉल। जबकि ग्लूकोज में केवल सॉर्बिटॉल बन रहा था बच्चों, क्योंकि CHO रिड्यूस हो रहा था, वो अनसिमेट्रिक नहीं हो रहा था, इसलिए उसका एक ही रूप रहेगा। जबकि इसमें कीटो ग्रुप रिड्यूस हो रहा है और वो जैसे ही रिड्यूस हुआ वो कायरल हो जाता है और कायरल हो जाने के कारण हम जानते हैं कि 2 उत्पाद संभव होते हैं और इसलिए इसमें सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बनता है। सॉर्बिटॉल जिसमें ग्लूकोज जैसा ही सेकेंडरी कार्बन का OH दिखाई देता है, मैनिटॉल में मैनोज जैसे सेकेंडरी मतलब दूसरे कार्बन का OH जैसे मैनोज में दिखता है वैसे मैनिटॉल में होता है। फ्रक्टोज टोलैन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है क्योंकि क्षारीय माध्यम में फ्रक्टोज पुनर्विन्यासित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ध्यान से देखें बच्चों, जो एक नॉर्मल कीटोन होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन टोलैन अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन आपने पढ़ा है हाइड्रोक्सी कीटोन कर लेते हैं रिएक्शन, इससे टोलैन रिएजेंट से और फेलिंग विलयन से। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो क्षारीय माध्यम में जो है पुनर्विन्यास दर्शाते हैं और इस पुनर्विन्यास को बोलते हैं लॉब्री ब्राइन एकेंस्टाइन रीअरेंजमेंट। देखो कैसे होता है, ये है फ्रक्टोज, मैंने R की जगह ये समूह है, ये इतना समूह है R रख दिया है। तो जैसे ही बेसिक मीडियम आया तो इस CH2OH वाले पहले कार्बन का H निकल गया H2O के फॉर्म में। फिर ये जैसे ही एनाइन बना तो वो रेजोनेंस करेगा और इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और O में माइनस आते ही ये प्रोटॉन पकड़ लेगा और ये बन गया एक डायोल, जो कि एक इनोलाइजेशन चला अवयव का इनोल फॉर्म भी है। ये क्या है इनोल, तो तुरंत इनोलाइज्ड होके और पहले कार्बन को किसमें चेंज कर देता है CH। तो इस तरह से फ्रक्टोज से क्या बन गया ग्लूकोज, और जैसे ही ग्लूकोज बना वो तुरंत टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कर देगा। तो यही रीजन है कि फ्रक्टोज जो है दोनों से रिएक्शन करता है, दोनों को अपसेट कर देता है। फ्रक्टोज की भी खुली श्रृंखला संरचना दी गई बच्चों ग्लूकोज में। बिल्कुल अगर आप देखें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज केवल पहले और दूसरे कार्बन में जो है संरचनात्मक भिन्नता रखते हैं, बाकी तीसरे से लेके और छठवें कार्बन तक कोई विन्यास में भिन्नता नहीं है। तो एक तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें पहले कार्बन में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दूसरे में कीटो ग्रुप, बाकी तीसरे से लेके 5वें तक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और लास्ट में था प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये संरचना, इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना से नहीं बताई गई। तब इसकी एक संरचना वलय संरचना दी गई जिसे हावर्थ ने दिया है। इसमें जो ग्लूकोज में देखा था आपने, ग्लूकोज में 6 सदस्यीय वलय बनती है, तो इसमें 5 सदस्यीय वलय बनती है और ये 5 सदस्यीय ऑक्सीजन युक्त वलय जो होती है इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना फ्यूरेन से मिलता है और जो ग्लूकोज आता है आपने देखा है ग्लूकोज में जो वलय है वो पायरेन से मिलती है। पायरेन ऐसा होता है यहाँ ऑक्सीजन और इस तरह से, तो ये पायरेनोस है। और ये कौन सी संरचना है फ्रक्टोज में,
फ्यूरानोज संरचना। तो इस तरह से जो दूसरा कार्बन का CO ग्रुप है और पांचवें कार्बन का OH है, मैंने वही संरचना पूरी जो फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला है वही बना रखी है। यहाँ पर पहला 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। जो ग्रुप राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं उनको हमें नीचे की तरफ शो करना है, और जो ग्रुप कहां दिख रहे हैं बच्चों, लेफ्ट में, उनको ऊपर की तरफ। तो देख रहे हैं आप कि यहां पर जो H है वो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आया है, और OH ऊपर। दूसरे चौथे कार्बन को OH नीचे है इस तरह से, और ये व्यवस्था दिख रही है। तो यहाँ का जो OH ग्रुप है ये CO के साथ इस तरह से रिंग बना लेता है, और इसमें 5 सदस्यीय रिंग दिख रही है जो कि फ्यूरेन के जैसा है, इसलिए इसको बोला गया है फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये अल्फा फॉर्म है, जैसे OH में ग्लूकोज नीचे की तरफ था तो अल्फा, ऊपर कर दें तो ये है बीटा फॉर्म। इसमें माइनस का मतलब है कि जो फ्रक्टोज होता है बच्चों वो डेक्स्ट्रो ना होके लीवो रोटेटरी होता है। जब तक इसकी खुली संरचना है तो आप देखोगे 1, 2 और 3 एसिमेट्रिक कार्बन, इसलिए समअवयवी सभी के सभी प्रकाशिक सक्रिय होंगे, और समअवयवियों की संख्या खुली श्रृंखला में 8 है, और बंद श्रृंखला में ये कार्बन फिर जो है आप देख रहे हैं अब 4 हो गए इस तरह से ये वाले, और इसीलिए इसके समअवयवियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो इस तरह से ये था हमारा मोनोसैकेराइड्स के बारे में। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें हम डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।